नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत। इस पर्टिकुलर सेशन में हम बीपीएससी पीजीटी कंप्यूटर साइंस का जो बीपीएससी ट्री 1.0 जो अगस्त में हुआ था उसका जो क्वेश्चन पेपर है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कंप्यूटर साइंस के ही मैं क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स जो कि बीपीएससी ट्री 3.0 जिसका भी एग्जाम होने वाला है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये पर्टिकुलर सेशन जो है, ये क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन उनको डेफिनेटली हेल्प करेगा क्वेश्चन के पैटर्न को समझने में। साथ ही साथ सॉल्यूशन तो हम देख ही रहे, प्लस थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट को भी अंडरस्टैंड करने में। सेशन हम स्टार्ट करेंगे उससे पहले छोटी सी बात ये कि अगर आपको बीपीएससी ट्री 2.0 या 3.0 का कोई भी वीडियो सेशन देखना है, उसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी मेरे चैनल पे बनी हुई है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो अवेलेबल है। वहां से जाइए, उस प्लेलिस्ट को ओपन करिए और जितने भी सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक्स हैं ऑलमोस्ट सबका एमसीक्यू का वीडियो आपको मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट्स अगर आपको देखने हैं तो उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर आपको बुक चाहिए पीडीएफ फॉर्म में या ई बुक आप बोल सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए अब इस ट्री 1.0 जो पहला एग्जाम अगस्त का था उसमें इस कंप्यूटर साइंस का जो पेपर हुआ था उसके सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर ये बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक दैट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन। इसमें से कौन सी टेक्निक है जो कि कंप्यूटर कम्युनिकेशन की शुरुआत को मार्क करती है या बताती है। द फर्स्ट इज व्हाट, यूजर इन्वायरमेंट, बैच इन्वायरमेंट, टाइम शेयरिंग, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, जब कम्युनिकेशन की हम बात करते हैं तो हम शुरुआत करते हैं कहां से, उसकी ऑप्शन सी, दैट इज टाइम शेयरिंग। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 42। विच लैंग्वेज इज बेटर फॉर राइटिंग स्ट्रक्चर्ड कोड। देखिए, स्ट्रक्चर कोड की बात कर रहा है। स्ट्रक्चर मतलब फंक्शन ओरिएंटेड। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग अप्रोच होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच होती है। अब यहां पर अगर आप ऑप्शंस को देखो तो पैस्कल है, फोर्ट्रान है, बेसिक है, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। अब चूंकि यहां पर बेटर की बात कर रहा है तो बेटर का मतलब तो एक ही ऑप्शन होगा। अगर आप कंपेयर करो पैस्कल, फोर्ट्रान और बेसिक में, तो इसमें जो पास्कल लैंग्वेज है इट इज द बेस्ट अगर आपको स्ट्रक्चर बेस्ड कोडिंग करनी है। देखिए यहाँ पे सी की बात नहीं हुई है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज डज ए ब्राउजर यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन फ्रॉम दी वर्ल्ड वाइड वेब। ब्राउजर किस लैंग्वेज का प्रयोग करता है वर्ल्ड वाइड से जो इंफॉर्मेशन आती है उसको डिस्प्ले करने के लिए। अब वर्ल्ड वाइड वेब से जो इंफॉर्मेशन आती है वो होते हैं एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स। तो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट होते हैं तो ना वो मशीन लैंग्वेज के द्वारा रीड किए जाए, क्योंकि ब्राउजर जो होता है, आप देखिए किसी भी लैंग्वेज में आप काम करके डेवलपमेंट करिए, वेबसाइट बनाइए, वेब पेज बनाइए, जब तक वो एचटीएमएल के फॉर्म में रेंडर नहीं होगा वो ब्राउजर में डिस्प्ले नहीं होता है। इसलिए अगर ऑप्शन देखें आप, मशीन कोड, असेंबली लैंग्वेज, C++, मोर देन वन या नन ऑफ द अबव, तो यहां पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ द अबव, क्योंकि इनमें से किसी भी लैंग्वेज का प्रयोग ब्राउजर के द्वारा नहीं किया जाता है किसी भी वेब पेज को रेंडर करने के लिए। यह है क्वेश्चन नंबर 43। इसके बाद अब हम यहां पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44। सेलेक्ट द टू स्टेटमेंट फॉर द कंपाइलर। कंपाइलर के संदर्भ में है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट कंपाइलर के लिए सही है। अब पहला ऑप्शन बोलता है कि जो इनपुट होता है कंपाइलर का, मतलब कंपाइलर इज सोर्स प्रोग्राम, मतलब कंपाइलर में जो इनपुट दिया जाता है वो प्रोग्राम का सोर्स कोड होता है। बिल्कुल सही है। इट ट्रांसलेट्स द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड एज ए होल। तो ऑब्वियसली आपने कंपाइलर को कोड दिया, आप जो भी C++ का कोड दोगे, कंपाइलर लेके उसको फाइनली जो मशीन कोड में कन्वर्ट करता है जिसको हम ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड बोलता है द आउटपुट ऑफ द कंपाइलर इज ऑब्जेक्ट कोड। तो आउटपुट भी क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोड ही होता है। और ये बोल रहा है जो कन्वर्जन होता है वो एक साथ होता है। एक्चुअली यहां पर ये लिखा होता है कोड एज ए होल, तो कंपाइलर जो है पूरा कोड एक साथ ही करता है। तो यहां पर ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। इसके मुताबिक अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 44, तो इसका जो ऑप्शन है मोर देन वन ऑफ द अबव वो करेक्ट होगा। मैं अगले क्वेश्चन को देखता हूं। क्वेश्चन नंबर 45 जो है आप अपनी स्क्रीन पे आई गेस देख पा रहे होंगे। डैश इज यूज्ड टू शिफ्ट प्रोसेसेस सो दे आर कंटिन्यूअस एंड ऑल फ्री मेमोरी इज इन वन ब्लॉक। मतलब क्या है, आपकी मेमोरी है, इसमें जो भी स्पेसेस हैं, डेटा जिसमें ऑक्यूपाइड है, उनको एक साथ क्या करना, कंटिन्यूअस मेमोरी स्पेस में देना, सो दैट स्पेस फ्री हो सके मेमोरी में। तो इस प्रक्रिया को आप क्या बोलते हैं? क्या ये फ्रैगमेंटेशन है, क्या ये कॉम्पैक्शन है, क्या ये एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन है, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो देखिए, जब आप एक साथ सबको शफल करके इस तरह से कंटिन्यूअस मेमोरी स्पेस में ला रहे हैं, मतलब उनको एक साथ एडजस्ट कर रहे हैं, तो फ्री स्पेस जो आपको मिल रहा है, जितने भी प्रोसेस है उनको एक साथ करना, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं कॉम्पैक्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो हम आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 को।
यहां पर ये बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वेरिएबल नेम इन मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, मतलब वैलिड आइडेंटिफायर के नेमिंग के बारे में बोल रहा है। देखिए, जब भी आप किसी भी लैंग्वेज में देंगे वेरिएबल का नाम माई वेरिएबल, बिल्कुल सही है। नंबर से किसी भी वेरिएबल के नाम की शुरुआत नहीं कर सकते, तो ये गलत है। अंडर स्कोर से आप शुरुआत कर सकते हैं, ये भी सही है। तो इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है, यहाँ पे नॉट की बात कर रहा है, तो यहां पे बोलेंगे कि ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर ये बोलता है कि जो सेकेंडरी मेमोरी है, इट इज द लॉन्ग टर्म स्टोर फॉर द प्रोग्राम्स एंड डेटा वाइल मेन मेमोरी होल्ड्स प्रोग्राम एंड डेटा करेंटली इन यूज, व्हाट काइंड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज दिस। सेकेंडरी मेमोरी जो रहती है वो लॉन्ग टर्म डेटा और प्रोग्राम को स्टोर करती है, जबकि जो मेन मेमोरी होती है, मेन मेमोरी का मतलब प्राइमरी मेमोरी, वो डेटा और प्रोग्राम को करेंटली जब वो प्रयोग में आते हैं तब उसको स्टोर करती है। इस प्रकार की व्यवस्था को आप क्या बोलते हैं? फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन, लॉजिकल या स्ट्रक्चर, मोर देन वन, नन ऑफ द अबव। तो सीधे सीधे देखिए, सेकेंडरी मेमोरी, हार्ड ड्राइव, रैम की हम बात कर रहे हैं, तो ये फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है, जहां पे परमानेंट और टेम्परेरी स्टोरेज की बात हो रही है। करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर ये बोलता है कि इफ ए सेमी कॉलन इज नॉट यूज्ड एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट, व्हाट मैसेज विल बी डिस्प्लेड बाय द C++। मान लीजिए आपने लिखा सी आउट, लेस देन लगाया हेलो, ठीक है। हेलो के बाद आप सेमी कॉलन लगाना भूल गए। मैं थोड़ा इसका कलर को और पतला कर लेता हूं। तो अगर आप सी आउट हेलो लगाओगे और सेमी कॉलन नहीं लगाओगे, इसको कंपाइल करोगे, तो क्या मैसेज आएगा? सेमी कॉलन मिसिंग नहीं आएगा, स्टेटमेंट मिसिंग हो सकता है, एरर इन स्टेटमेंट, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो देखिए, इसमें ना ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा इस तरह से है, जैसे अगर आप इसके आंसर को देखोगे, जब मैंने इसके आंसर की को चेक किया था, उसमें यह बोलता है कि इसमें से कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं आएगा। द करेक्ट आंसर होगा इसका नन ऑफ द अबव अकॉर्डिंग टू बीपीएससी। ऐसा बिल्कुल सही हो सकता है, क्योंकि प्रेजेंट डेज में जैसे कोड ब्लॉक वगैरह आप यूज करते हो ना, तो उसमें अगर आप एग्जीक्यूट करोगे तो इसमें से तीनों किसी भी प्रकार का मैसेज नहीं आता। लेकिन अगर आप टर्बो सी ओल्डर वर्जन वगैरह यूज करते थे, तो वहां पे स्टेटमेंट मिसिंग का मैसेज आता था, वो सही हो सकता था। लेकिन अब चूंकि प्रेजेंट डे सिनेरियो की अगर हम बात करें, तो इसमें से किसी भी प्रकार का कोई भी स्टेटमेंट आपको दिखाई नहीं देगा जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखोगे कोड ब्लॉक वगैरह में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज नन ऑफ द अबव। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Now it is asking that a set of libraries that provides programmatically access to the some kind of graphics 2D function। प्रोग्रामिंग C++ आप करते हो, उसमें अगर आप ग्राफिकल 2D फंक्शंस को प्रयोग करना चाहते हैं, तो उसकी लाइब्रेरी कौन सी होती है, उस पैकेज को आप क्या बोलते हैं? आंसर है यहाँ पे ग्राफिक्स पैकेज, यहाँ पे देखिए फॉर्मेटिंग पैकेज, एनिमेशन पैकेज, या मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो सीधे सीधे ग्राफिक्स है, तो ग्राफिक डॉट अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो आप क्या करेक्ट आंसर लेंगे? इसका ग्राफिक्स पैकेज। तो इसमें कहीं कोई संशय नहीं होना चाहिए आपको। अगला सवाल है कि विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू कंपाइल एंड रन द प्रोग्राम इन C++। अगर आप आइडियली देखोगे, जैसे टर्बो सी वगैरह में जब आप रन करते हो, तो मोस्टली किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए कंट्रोल प्लस F9 का हम प्रयोग करते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। ऑल्ट F9 के द्वारा कंपाइल किया जाता है, सिर्फ कंपाइल, और कंपाइल रन दोनों हो सकता है कंट्रोल F9 के साथ में। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पे बोलता है व्हाट डज द कंट्रोल यूनिट जनरेट टू कंट्रोल अदर यूनिट्स। कंट्रोल यूनिट जनरेट करने के लिए, कंट्रोल यूनिट जनरेट टू कंट्रोल अदर यूनिट्स, मतलब अदर जो डिवाइसेस हैं उनको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल यूनिट क्या जनरेट करता है? टाइमिंग सिग्नल्स, कमांड सिग्नल्स, कंट्रोल सिग्नल्स, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो सीधे सीधे देखिए, जब आप कंट्रोल यूनिट की बात कर रहे हो, जब वो डिफरेंट डिवाइसेस को कंट्रोल करने की बात करता है, तो वो सबसे पहले वहां पे कंट्रोल सिग्नल्स को ही जनरेट करेगा। आंसर जो आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये तो हिंदी पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजर डिफाइंड हेडर फाइल एक्सटेंशन इन C++? HG, CPP, H या मोर देन वन, नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है, आप जानते ही हैं, .h जो होता है एक्सटेंशन होता है हेडर फाइल का। अगला क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन एड्रेसिंग टेक्निक एम्प्लॉयड बाय अ CPU इज। मोस्ट कॉमन एड्रेसिंग टेक्निक, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इमीडिएट, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। इसमें देखिए, जब आप एड्रेसिंग टेक्निक्स की बात करते हैं CPU के द्वारा जो प्रयोग में लाई जाती हैं, तो डायरेक्ट भी होता है, इनडायरेक्ट भी होता है, इमीडिएट भी होता है, रजिस्टर भी होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज, वैसे तो ऑल ऑफ द अबव है, लेकिन मोर देन वन ऑफ द अबव को आप यहां पे सेलेक्ट करेंगे। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। व्हाट विल हैपन इफ द फॉलोइंग C++ स्टेटमेंट इज कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूटेड। यहां पे बोल रहा है int स्टार ptr इक्वल टू नल देन डिलीट पॉइंटर। सीधे सीधे देखिए, ये नल पॉइंटर का एग्जांपल है। आपने इनिशियलाइज कर दिया और उसके बाद में उसको डिलीट कर दिया।
तो क्वेश्चन ये बोलता है कि द प्रोग्राम इज नॉट सिमेंटिकली करेक्ट, ये गलत बात है, पूरा सही है, इसमें कोई एरर नहीं आएगा। द प्रोग्राम इज कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, बिल्कुल सही है, एकदम सक्सेसफुली ये एग्जीक्यूट होगा, पॉइंटर डिलीट भी हो जाएगा डिक्लेयर इनिशियलाइज होने के बाद। द प्रोग्राम गिव्स ए कंपाइल टाइम एरर भी नहीं आएगा, तो करेक्ट आंसर मोर देन 1 भी नहीं होगा, नन ऑफ द नहीं होगा। करेक्ट आंसर है द प्रोग्राम इज कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, दिस इज सिंपली यू कैन से व्हाट नल पॉइंटर। अब इसके बाद में बात आ रही है, उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इन वेरियस डिवाइसेस डैश आर, क्वेश्चन नंबर 55, डैश आर यूज्ड टू ओवरकम द डिफरेंस इन डेटा ट्रांसफर स्पीड। बहुत सारे डिवाइसेस में किसका प्रयोग किया जाता है जो डेटा ट्रांसफर की स्पीड को कवर करने के लिए? मल्टीपल बसेस, बफर रजिस्टर, स्पीड एनहांसिंग सर्किटरीज, मोर देन वन, नन ऑफ द अबव। अब एक डिवाइस ये है D1, ये है डिवाइस नंबर D2, ठीक है। अब ये अगर कोई प्रोसेस को ले रहे हैं तो भाई जो भी डेटा मतलब डेटा ट्रांसफर की जो स्पीड है उसको कैसे मैनेज करेंगे? तो बीच में एक्चुअली में प्रयोग किया जाता है बफर का। सो बफर के द्वारा क्या होता है, ये स्पीड को क्या किया जाता है, मैनेज किया जाता है, राइट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आई मूव टू द नेक्स्ट नाउ। व्हाट डू वी यूज टू एक्सटेंड द कनेक्टिविटी ऑफ द प्रोसेसर बस? प्रोसेसर जो रहता है, प्रोसेसर की बस की कनेक्टिविटी को कैसे एक्सटेंड करते हैं? पीसीआई, मल्टीपल, एससीआई, मोर देन वन, नन ऑफ द अबव। तो देखिए कनेक्टिविटी को एक्सटेंड करना मतलब उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं पीसीआई बस का। इसका फुल फॉर्म ये आप ध्यान में रखिएगा, दैट इज पेरीफेरल, क्या बोलते हैं इसको, पेरीफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, ठीक है ना। दैट इज द करेक्ट द एक्सटेंशन ऑफ दिस पीसीआई बस। तो बेसिकली हार्डवेयर डिवाइसेस को ये कनेक्ट करने के लिए हम प्रयोग में लाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, इट इज सेइंग दैट इन मेमोरी मैप्ड आईओ, मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट, the IO devices and the memory share the same address space। इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेमोरी जो होती है वो सेम एड्रेस स्पेस को शेयर करती हैं। द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैव द सेपरेट एड्रेस स्पेस, इनपुट आउटपुट का सेपरेट स्पेस होता है मेमोरी से। एंड द मेमोरी एंड IO डिवाइसेस हैव एन एसोसिएटेड एड्रेस स्पेस। मेमोरी मैप्ड IO की बात करिएगा तो मेमोरी मैप्ड IO, इसके नाम से ही आपको समझ में आना चाहिए कि मेमोरी मैपिंग हो रही है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ में, मतलब यहां पर ये दोनों ही सेम एड्रेस को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 58। व्हाट इज द एड्रेसिंग कॉल्ड दैट इज यूज्ड इन एन इंस्ट्रक्शन ऑफ द फॉर्म ऑफ ऐड XY? मतलब ऐसी एड्रेसिंग टेक्निक जिसमें कि मान लीजिए कोई इंस्ट्रक्शन है, उसको भी एक स्पेस मेमोरी में मिलता है, एज एन डेटा आप बोल सकते हैं, या उसके वो ऑपरेंट्स वगैरह को। इनडायरेक्ट, इंडेक्स या एब्सोल्यूट? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज एब्सोल्यूट, राइट। और इसे हम डायरेक्ट एड्रेसिंग टेक्निक भी बोल सकते हैं। तो एब्सोल्यूट जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, जिसके द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शंस है जैसे ऐड XY है उसके फॉर्म में है तो उनको भी स्पेस प्रोवाइड किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिक्लेयर एन एरे इन C++? एरे तो सीधे सीधे आप देखो भाई, आप जानते हैं ये जो सबस्क्रिप्ट इसका होता है वो स्क्वायर ब्रैकेट के फॉर्म में होता है। यहां पर ये गलत है, इंट एरे तो वेरिएबल हो गया, इंट एरे 10 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, दैट एसक्यूएल व्यू आर आल्सो नोन एज। सो वी नो दैट एसक्यूएल व्यूज जो होते हैं इन्हें हम वर्चुअल टेबल के नाम से जानते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, वर्चुअल टेबल। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज माई क्वेश्चन नंबर 61। हाउ मेनी प्राइमरी कीज कैन बी देयर इन ए टेबल? किसी भी टेबल में डेटाबेस मैनेजमेंट की बात करें, कितनी प्राइमरी की होती है? तो हम सब जानते हैं कि केवल एक ही हो सकती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग C++ कोड? अब ये कोड शायद आपको ना दिख रहा हो सही तरीके से, फिर भी मैं रीड करने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं साइज को, ताकि आपको इसकी विजिबिलिटी बने रहे। आई होप आप देख पा रहे होंगे। IO स्ट्रीम लिया, string.h हेडर फाइल ले लिया, std नेम स्पेस आ गया। यहाँ पर देखिए ARGC ARGB आर्ग्यूमेंट ले लिया, S16 इक्वल टू हेलो, S26 इक्वल टू वर्ल्ड आपने इनिशियलाइज कर दिया। चलिए ठीक है। अब S312 इक्वल टू S1 प्लस यहाँ पे ब्रैकेट करके प्लस S2, सी आउट S3 करोगे तो क्या होगा? तो भाई सीधी सीधी बात है, आप जब इस कोड को एग्जीक्यूट करोगे तो इसी लाइन पे ये आपको एरर दे देगा, क्योंकि ये जो प्लस ऑपरेटर है यहां पर ऑटोमेटिकली दो एरे को कंबाइन नहीं कर पाएगा, अपने आप तो ओवरलोडिंग हो नहीं सकती, राइट। अगर ये कैरेक्टर होता उस सिचुएशन में तो कॉन्कैटिनेशन हो जाता है, लेकिन एरेस को ऐड करने का तो कोई मसला ही नहीं है। तो सीधे सीधे यहां पर जो आंसर इसका आएगा, हेलो वर्ल्ड एरर मोर देन वन ऑफ दी अबव या नन ऑफ दी अबव। तो करेक्ट आंसर होगा, ये आपको एरर प्रोड्यूस कर देगा। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दैट इज माय क्वेश्चन नंबर
63, थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए इसके साइज को। यहां पर ये बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कांस्टेंट इन एसक्यूएल। एसक्यूएल में इनमें से कौन सा कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट्स आर काइंड ऑफ डेटा वैलिडेशंस, जो कि आपके डेटा की वैलिडिटी को, उसकी एक्यूरेसी को और उसके ऊपर लिमिटेशंस अप्लाई करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। प्राइमरी की इज अ काइंड ऑफ कांस्टेंट। नॉट नल भी एक कांस्टेंट होता है। यूनियन जो होता है इट्स नॉट ए कांस्टेंट, ये हमारे ज्वाइनिंग का पार्ट होता है। क्वेरी के दौरान हम इसकी बात करते हैं, राइट। तो इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर होगा दैट इज माय ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एग्रीगेट फंक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एग्रीगेट फंक्शन। काउंट एक एग्रीगेट है, कंप्यूट आपको समझ में आ गया डाउटफुल है। सम भी एक एग्रीगेट होता है, करेक्ट आंसर है। कंप्यूट के नाम से कोई भी एग्रीगेट फंक्शन नहीं होता है। 5 एग्रीगेट फंक्शन याद रखिए, काउंट, सम, मिन, मैक्स और क्या है एक एवरेज। काउंट स्टार भी जो है वो एग्रीगेट में ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 65 बोलता है कि भाई कंप्यूटर के पिताजी किसको बोलते हैं। जेम्स गोजलिंग, चार्ल्स बेबेज, डेनिस रिची, मोर देन वन, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर चार्ल्स बेबेज। बिना किसी टाइम को व्यर्थ गवाते हुए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इफ वी हैव नॉट स्पेसिफाइड एएससी और डीईएससी आफ्टर एसक्यूएल ऑर्डर बाय क्लॉज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय डिफॉल्ट। आप सेलेक्ट करते हो, फ्रॉम करते हो, आपने ऑर्डर बाय लगाया। अब जैसे फील्ड नंबर दिया, आइटम कोड और कुछ नहीं लगाओगे तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ही होगा, डिसेंडिंग तो होगा नहीं। करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी एएससी। अगला क्वेश्चन है कि जो IA32 प्रोसेसिंग वाला जो आर्किटेक्चर है, along with the general flags, which of the following conditional flag is provided? In IA32 architecture, along with the general flags, which of the following conditional flag is provided? TF, IOPL, अगला है IF या more than one of the above या none of the above. So इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज कि ये जो तीनों ही फ्लैग्स आप देख रहे हो यहां पर, TF, IOPL और IF, दैट इज इंटरप्ट फ्लैग, दैट इज IO प्रिविलेज लेवल, और ये है आपका, मैं इसका थोड़ा सा नाम भूल गया, ट्रैप फ्लैग, राइट। TF मतलब ट्रैप फ्लैग। तो ये तीनों ही इस्तेमाल होते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ दी एबव। हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द हैविंग क्लॉज। हैविंग क्लॉज के संदर्भ में है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन भी है। हैविंग का मतलब मान के चलिए कि ग्रुप बाई हैविंग का मतलब एसक्यूएल पढ़ रहे हो तो ये एक यूनिवर्सल है कि ये टॉपिक यूनिवर्सल टॉपिक मान लीजिए। सिमिलर टू द वेयर क्लॉज बट इट इज यूज्ड फॉर कॉलम्स, तो कॉलम के लिए नहीं है। सिमिलर टू वेयर क्लॉज बट इट इज यूज्ड फॉर रोज रादर देन कॉलम, यूज्ड फॉर कॉलम्स फॉर रोज। तो भाई ज्यादातर तो हम ग्रुप बाई में इस्तेमाल करते हैं हैविंग का। तो सिमिलर टू वेयर क्लॉज बट इट इज यूज्ड फॉर अ ग्रुप रादर देन रोज। तो करेक्ट आंसर क्या है कि ये ग्रुप्स के लिए जो है प्रयोग किया जाता है ना हैविंग। करेक्ट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर सी होगा इन तीनों के केस में। अगला हमारा क्वेश्चन है कि द मेथड ऑफ एक्सेसिंग द आईओ डिवाइसेस बाय रिपीटेडली चेकिंग द स्टेटस फ्लैग। आईओ डिवाइसेस को एक्सेस करना बाय रिपीटेडली चेकिंग द स्टेटस फ्लैग को हम क्या बोलेंगे? प्रोग्राम कंट्रोल्ड आईओ, मेमोरी मैप्ड आईओ, आईओ मैप्ड आईओ, मोर देन वन, नन ऑफ द अबव। सो दैट इज सिंपली योर प्रोग्राम कंट्रोल्ड आईओ, राइट। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम कंट्रोल्ड आईओ। The next is asking that the dash clause creates temporary relation for the query on which it is defined. Temporary relation for the query with, from, where. Where for searching, from तो relation ही होता है permanent. Temporary relation की जब हम बात करते हैं तो with clause का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। The next is saying that the SQL statement select round 65.726 -1. अब जब आप 65.726 को -1 से राउंड करोगे, -1 का मतलब हो गया नियरेस्ट, ये n कर लीजिए, नियरेस्ट 10, और नियरेस्ट 10 का मतलब ये है कि 65.7 का नियरेस्ट 10 क्या होगा, 60 होगा कि 70 होगा? तो जाहिर सी बात है 70 ही होगा। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है द मैट्रिक्स कॉन्टेन m रोज एंड n कॉलम्स, द मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्पार्स मैट्रिक्स। तो स्पार्स मैट्रिक्स में जानते हैं ना ज्यादा जीरो वगैरह होता है। तो क्या बोलता है कि टोटल नंबर ऑफ जीरो एलिमेंट इज ग्रेटर देन m इंटू n बाई 2, मतलब रो एंड कॉलम का मल्टीप्लीकेशन को 2 से डिवाइड कर दीजिए, उससे ज्यादा होना चाहिए। बोलता है टोटल नंबर ऑफ जीरो एलिमेंट्स रो और कॉलम से ज्यादा सवाल ही नहीं है। m बटा n, रो से कॉलम डिवाइड कर देंगे तो वैसी संख्या कम हो जाएगी। तो जो बात सही है इसमें कि जो एवरेज हमारा निकला मतलब 50% से ज्यादा होना चाहिए ना। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन बोलता है कि द डैश कमांड मेक्स द अपडेट्स परफॉर्म बाय द ट्रांजैक्शन परमानेंट इन द डेटाबेस। रोल बैक तो वापस करता है, कमिट परमानेंट करता है, ट्रंकेट काटने वाला काम करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, कमिट के द्वारा परमानेंट होता है ट्रांजैक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक अप्रोच फॉर ज्वाइनिंग टेबल्स? यूनियन ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन, सब क्वेरीज, मोर देन वन, नन ऑफ द अबव। तो देखिए जब ज्वाइन की आप बात करते हैं और यहां पे बोल रहे हैं कि बेसिक तरीका क्या है, तो जाहिर सी बात है नेचुरल ज्वाइन वहां पे होगा। यूनियन ज्वाइन जो होता है वो भी एक तरीका है कंबाइन करने का टेबल्स को और क्वेरी बनाने का। तो ये दोनों तो यहाँ पे वाजिब है, यूनियन ज्वाइन और नेचुरल, तो दोनों ही सही है। सब क्वेरी जो होता है दैट इज आई थिंक इट्स नॉट अबाउट ज्वाइनिंग टेबल्स, बट ये नेस्टिंग टेबल की बात कर रहा है। बट इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, मोर देन वन ऑफ दी अबव। अगला हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन एल्गोरिदम? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सीधे सीधे ओएन ही होता है, इनफिक्स से पोस्ट फिक्स का, सीधे सीधे इस बात को ध्यान रखें। अगला हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ द एरे डेटा स्ट्रक्चर? अब एरे के संदर्भ में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? एडवांटेज की बात कर रहा है। पहला कि एलिमेंट ऑफ द मिक्स्ड डेटा टाइप कैन बी स्टोर्ड, मतलब एरे जो होता है आप अगर इंट एक्स 10 लोगे तो भाई इंटीजर ही स्टोर करोगे ना, तो ये गलत हो गया। इजियर टू एक्सेस द एलिमेंट्स इन एरे, ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि इंडेक्स है, इसका सबस्क्रिप्ट होता है 0 1 2, तो आसानी से आप एक्सेस कर सकते हो, ये सही लग रहा है। इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट स्टार्ट फ्रॉम 1 इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि जीरो से स्टार्ट होता है, तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। विच डेटा स्ट्रक्चर इज मेनली यूज्ड फॉर इंप्लीमेंटिंग द रिकर्सिव एल्गोरिदम? तो रिकर्शन के लिए क्यू या स्टैक या बाइनरी ट्री, मोर देन वन, नन ऑफ द अबव। तो स्टैक जो होता है वो सबसे ज्यादा सुटेबल है रिकर्सिव एल्गोरिदम को इंक्रीमेंट करने के लिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। बोलता है ये जो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है, इस मतलब हमको बनाना है, इस इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है। यहां पर बोल रहा है ए प्लस बी इंटू सी प्लस ब्रैकेट में डी इंटू ई। तो हमने लिया ए, फिर लिया बी और उसके बाद सी आ जाएगा। प्राथमिकता मल्टीप्लीकेशन की, पहले मल्टीप्लीकेशन होगा, उसके बाद इसका जो है हम एडिशन रखेंगे। हालांकि यहां पर क्या होगा, डी और ई जो होगा वो पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसके बाद में फाइनल एडिशन हो जाएगा लास्ट में। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ए बी सी इंटू प्लस डी इंटू प्लस, तो ए बी सी इंटू प्लस डी इंटू प्लस, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ क्यू? लीनियर क्यू होता है, सर्कुलर भी होता है, डबल एंडेड क्यू भी होता है, मोर देन वन ऑफ द अबव हम बोल सकते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर है। अगला है द नेसेसरी कंडीशन टू बी चेक्ड बिफोर डिलीशन फ्रॉम द क्यू। भाई आप अगर क्यू से डिलीट करोगे तो खाली तो नहीं है, ये चेक करना पड़ेगा, नहीं तो अंडरफ्लो हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि मान लीजिए यहां पर ये कुछ ऑपरेशंस हैं, इंसर्ट, फ्रंट और डिलीट, रियर वगैरह का। आफ्टर परफॉर्मिंग फॉलोइंग सेट ऑफ ऑपरेशन व्हाट डज द फाइनल लिस्ट लुक कंटेन? देखिए इंसर्ट किया फ्रंट में 10, ठीक है, पहला स्टेप, फिर डाला 20, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 20 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उसके बाद रियर में 30 डाला, मतलब 20 10 देन 30। आफ्टर दैट इट इज सेइंग दैट डिलीट फ्रंट, so front means 20 will be deleted. Now the insert rear 40, so it is 10 then 30 then will be 40. After that again delete rear, so the 40 will be deleted. I think one of the point I have missed, I have to insert 10 as well ना, 10 आएगा, 10 30 के बाद में क्या था हमारा 40, उसके बाद 10 हुआ, 30 हुआ, 40 के बाद में 10 इंसर्ट होगा, रियर साइड में ही हो रहा है। फिर 10 को ये डिलीट कर देंगे, फिर 10 30 40 बचा, उसके बाद 15 आ जाएगा, 10 then 30 then 40 then 15। करेक्ट आंसर आएगा 10 30 40 15, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। आई मूव टू द नेक्स्ट। अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इज इन विच इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड फ्रॉम बोथ द एंड्स। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जिसमें इंसर्शन और डिलीशन दोनों एंड से किए जा सकते हैं। क्यू, सर्कुलर क्यू, डेक या डीक्यू बोल सकते हैं, मोर देन वन या नन ऑफ द अबव। तो जब दोनों एंड से बात आ रही है तो उसके लिए यूज करते हैं डीक्यू, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आई मूव टू द नेक्स्ट नाउ, इट इज क्वेश्चन नंबर 83। यहां पर बोलता है कि सर्कुलर क्यू इज इंप्लीमेंटेड यूजिंग एरे जिसका साइज मैक्सिमम है और इसका इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है। सर्कुलर क्यू एरे के द्वारा आप शुरू कर रहे हैं। फ्रंट पॉइंट टू द फर्स्ट एलिमेंट इन द क्यू एंड द रियर पॉइंट ऑफ द लास्ट एलिमेंट इन द क्यू। तो अब ये है, ये हमारा एरे है, ये 0 है, मान लो 5 है या जो भी मैक्स साइज है। ये मेरा क्या है, रियर एंड है, ये मेरा फ्रंट एंड है।
तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज यूज्ड टू स्पेसिफाई दैट सर्कुलर क्यू इज एम्प्टी। सर्कुलर क्यू कब खाली होगा इस सिचुएशन में, जब फ्रंट और रियर इक्वल टू क्या होगा -1, फ्रंट और रियर इक्वल टू 0, फ्रंट इक्वल टू रियर +1, मोर देन 1, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए, फ्रंट इक्वल टू रियर इक्वल टू -1। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ द फॉलोइंग पीस ऑफ कोड। void function in text q1 dot offer x, it perform push with push, नहीं, perform push with pop as the costlier, सही, it performs pop with push as the costlier, नहीं होगा, it is basically push with pop as the costlier the operation. The correct answer is option number B. Let's move to the next question. The question number now 85, हम बात कर रहे हैं question 85. Which one of the following technique is not used in the binary tree? इनमें से कौन सी टेक्निक बाइनरी ट्री में यूज नहीं होती? Randomized, pre-order, post-order, more than one. Randomized तो कहीं पे भी हमने नहीं सुना है, pre-order, post-order बिल्कुल होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है नॉट यूज्ड की बात कर रहा है, तो यहां पर होगा ये ऑप्शन ए, दैट इज randomized, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not a feature of DBMS? DBMS का फीचर इनमें से कौन सा नहीं है? मिनिमम डुप्लीकेशन एंड रिडंडेंसी ऑफ डेटा, मतलब रिपीटेशन और डुप्लीकेट के चांसेस कम से कम होते हैं, बिल्कुल सही है ये। हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी होता है, इसको मैं मिटा दूं नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ऐसे एक बार कमेंट भी आया था, तो हम प्रयास कर रहे हैं इस चीज को सुधारने का। तो ये रिपीटेशन और डुप्लीकेशन नहीं होता है, बिल्कुल सही है। हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी होती है, सही है। सिंगल एक्सेस ये गलत है, मोर देन 1 नहीं होगा, नन ऑफ द अबव भी नहीं होगा। तो द करेक्ट आंसर चूंकि ये नॉट फीचर बोल रहा है, so that is single user access only, option number C. I move to the next question, that is question number 87. Which of the following statement is not true about the doubly linked list? doubly linked list के संदर्भ में इनमें से कौन सा सही नहीं है? We can traverse in both the direction, ठीक है ना, डबली लिंक्स हैं, दोनों तरफ से ट्रैवर्सिंग हो सकती है, बिल्कुल सही है। डबली का मतलब डबल एंडेड। इट रिक्वायर्स एक्स्ट्रा स्पेस, ये भी सही है। इंप्लीमेंटेशन ऑफ डबली लिंक लिस्ट इज इजियर देन द सिंगली, ये कहीं ना कहीं गलत है यहाँ पर। करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव भी यहां पर नहीं होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आस्किंग दैट द वैल्यू अपीयरिंग इन गिवन एट्रीब्यूट ऑफ एनी टपल in the referencing relation must likewise occur in specified attribute of at least one tuple in the referenced relation. आप भैया दो टेबल लिए, ये T1 है और ये दूसरा टेबल है आपके पास T2। यहां पर एक फील्ड है आई कोड, ये प्राइमरी की बना हुआ है आपका, और इसी से रिलेटेड डाटा जब आप दोनों टेबल को जोड़ दोगे तो ये आई कोड हो सकता है। तो ये बोल रहा है कि भैया जब आप इसको प्रयोग करोगे तो कम से कम एक बार यहां पर ये होना चाहिए, इसका रिफरेंस यहां से आएगा। तो इसको कौन सा इंटीग्रिटी बोलते हैं जब दो टेबल को जोड़ देते हैं? सो इट इज कॉल्ड रिफरेंशियल इंटीग्रिटी, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ट्रू अबाउट द बाइनरी सर्च ट्री? द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट चाइल्ड शुड बी लेस देन द रूट नोड। द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट चाइल्ड, ये रूट है तो जो लेफ्ट है ये इससे कम होना चाहिए, बिल्कुल सही है। द वैल्यू ऑफ द राइट चाइल्ड शुड बी ग्रेटर देन द रूट नोड, ये ग्रेटर देन होना चाहिए, ये लेस देन होना चाहिए, ये भी सही है। द लेफ्ट एंड राइट सब ट्री शुड ऑल्सो बी अ बाइनरी सर्च ट्री, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें तो नॉट ट्रू की बात कर रहा है तो नन ऑफ द अबव आएगा। ये तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे पूरी तरह से सही है। अगला क्वेश्चन है द एक्सप्रेशन y इक्वल टू a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी शोज द डैश ऑपरेशन। यहां पर ये जो a प्लस बी है, यहां पर ये हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रोडक्ट, और उनका क्या हो रहा है, सम। सो दैट इज कॉल्ड सम ऑफ प्रोडक्ट। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, sum of product. All right. The next is saying what are the canonical form of boolean expression. Canonical form की जब आप बात करते हैं तो वहां पर होता है not और XOR नहीं होता, nor XOR नहीं होता है, that is actually SOM and POM, right? और यहां पर SOM का मतलब क्या है, sum of min term। SOM का मतलब क्या हुआ, sum of min term, और POM का मतलब क्या है, product of max term, product of मैक्स टर्म, दैट इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट हो गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। यहां पर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 92 की। यहां पर ये देखिए सर्किट दिया है, लॉजिक, इसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा? ये मेरा कौन सा ऑपरेटर है भाई, और ये है मेरा एंड। तो यहां पर ये क्या होंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे, ए प्लस बी, ठीक है। और यहां पर ये इससे सी मल्टीप्लाई हो गया, सी के बाद इससे डी मल्टीप्लाई हुआ, और डी से क्या मल्टीप्लाई हुआ, ई। तो ये क्या हो रहा है, सी ए प्लस बी डी। करेक्ट आंसर सीधे सीधे आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है बुलियन अलजेब्रा कैन बी यूज्ड।
सो बुलियन अलजेब्रा किस लिए प्रयोग कर सकते हैं? फॉर डिजाइनिंग द डिजिटल कंप्यूटर्स, बिल्कुल सही है। बिल्डिंग लॉजिक सिंबल तो होगा नहीं, सर्किट थ्योरी में नहीं करते हैं, डिजिटल सर्किट तो बनाया जा सकता है ना, तो करेक्ट आंसर सर्किट थ्योरी भी नहीं होगा, करेक्ट आंसर होगा फॉर डिजिटल कंप्यूटर को बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डज द कंट्रोल यूनिट जनरेट टू कंट्रोल अदर यूनिट्स। अब यहां पे बोल रहा है ट्रांसफर सिग्नल, कमांड सिग्नल, कंट्रोल सिग्नल, तो हमने पहले भी इसको देखा, करेक्ट आंसर है कंट्रोल सिग्नल। द नेक्स्ट इज टू डिस्प्ले टाइम इन रेलवे स्टेशन विच डिजिटल सर्किट इज यूज्ड। रेलवे में जो टाइम टेबल रहता है उसके लिए टाइम जो लगा रहता है, डिस्प्ले टाइम, कौन सा एनकोडर डिकोडर होता है? 7 सेगमेंट, 8 सेगमेंट, 8:3 मल्टीप्लेक्सर, मोर देन वन, नन ऑफ दी अबव। सीधे सीधे आंसर है 7 सेगमेंट डिकोडर का प्रयोग होता है रेलवे स्टेशन में। अगला है व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम इज मोस्ट एप्रोप्रिएट टू कैरी डेटा इन ए कंप्यूटर नेटवर्क दैट इज एक्सपोज्ड टू द इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस। अब आप कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा ट्रांसफर कर रहे हो तो इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस से बचने का सबसे बढ़िया माध्यम क्या है? कौन सा सही मीडियम है? अनशिल्डेड में तो होगा ही इंटरफेरेंस, कोएक्सियल में भी होगा, ऑप्टिकल में नहीं होगा, लाइट का प्रयोग होता है इसलिए, तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्टिकल फाइबर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, विच नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर ए सेंट्रल कंट्रोलर और हब। इनमें से किसमें मतलब जो टोपोलॉजी है जिसमें सेंटर में हम हब रखते हैं, तो सीधी सी बात है हम किसका प्रयोग करते हैं यहाँ पर हब में? स्टार का। मेज जो रहता है वो तो आपस में कनेक्टेड रहता है, तो उसी में क्लाइंट सर्वर सब बन जाते हैं। रिंग में भी इसका कोई प्रावधान नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्टार टोपोलॉजी में हब जो होता है वो सेंट्रल में होता है, या स्विच जो होता है सेंट्रल में होता है। अ कलेक्शन ऑफ हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट ऑन द इंटरनेट फॉर्म्स द। कलेक्शन ऑफ हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट का मतलब क्या हुआ? वेब पेज, वेब पेज का कलेक्शन, वेबसाइट जो कहां खुलता है? वर्ल्ड वाइड वेब में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप इन द हेडर ट्रांसलेशन प्रोसीजर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप इन हेडर ट्रांसलेशन। IPv6 जो होता है मैप्ड एड्रेस इज चेंज टू IPv4 एड्रेस बाय एक्सटेंडिंग द राइटमोस्ट 32 बिट, ठीक है। द वैल्यू ऑफ IPv6 प्रायोरिटी फील्ड इज डिस्कार्डेड, ये भी ठीक है। द IPv6 फ्लो लेवल इज कंसीडर्ड, ये गलत है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 100, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड ब्रीच द इंटीग्रिटी ऑफ ए सिस्टम। किसी सिस्टम की इंटीग्रिटी को कौन नुकसान पहुंचा सकता है? लॉकिंग द रूम, तो कमरे से क्या फर्क पड़ेगा भाई आपके कंप्यूटर को। फुल एक्सेस राइट टू द ऑल यूजर, बिल्कुल सही बात है, आपने अपने कंप्यूटर का पूरा एक्सेस ही दे दिया किसी को, तो ये तो भयंकर नुकसान वाली बात है। फिटिंग द सिस्टम विथ एन एंटी थेफ्ट डिवाइस, तो सिक्योरिटी वाली बात हो गई। हालांकि एंटी थेफ्ट डिवाइस सिस्टम से डिवाइस की बात कर रहा है, आप ताला तो मारोगे नहीं, लेकिन फिर भी करेक्ट आंसर क्या हुआ इसका? जब आप किसी को पूरा अपना सिस्टम दे दें, पूरे राइट्स उसको दे दो, सब चीज सारा कंट्रोल दे दो, तो ये आपके लिए भारी नुकसान की बात है। ये इसका करेक्ट है। अगला है विच सब लेयर ऑफ द डेटा लिंक लेयर परफॉर्म डेटा लिंक फंक्शन दैट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ मीडियम। विच सब लेयर ऑफ द डेटा लिंक लेयर जो कि परफॉर्म करती है डेटा लिंक फंक्शन लिंक करने के लिए, दैट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ मीडियम, जो मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है। लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर, मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर, नेटवर्क इंटरफेस, तो करेक्ट आंसर है मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर। दैट इज क्वेश्चन नंबर 101। I move to the next now. Which one of the following is not a network topology? इनमें से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? पीयर टू पीयर, रिंग, बस। बस इस टोपोलॉजी, बस और ये अपना रिंग जो है वो भी हमारा टोपोलॉजी है। पीयर टू पीयर क्या है? आर्किटेक्चर की बात करता है, तो करेक्ट आंसर सॉरी नॉट की ये बात कर रहा है, तो होगा पीयर टू पीयर। हमारा अगला क्वेश्चन, हाउ डू स्ट्रक्चर एंड क्लासेस इन C++ डिफर्स। स्ट्रक्चर में बाय डिफॉल्ट मेंबर्स जो होते हैं वो हिडन होते हैं। स्ट्रक्चर बाय डिफॉल्ट हाइड एवरी मेंबर, जो कि गलत है, जबकि क्लास में नहीं होता, ये गलत है, सीधी सीधी बात। इन स्ट्रक्चर मेंबर्स आर पब्लिक, बिल्कुल सही बात है, मेंबर पब्लिक होते हैं। क्लास में बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होते हैं, सही है। स्ट्रक्चर में प्राइवेट मेंबर्स नहीं हो सकते, वेयर एज क्लास कैन हैव, तो क्लास में प्राइवेट हो सकते हैं, स्ट्रक्चर में भी प्राइवेट मेंबर C++ में किया जा सकता है। तो बोल रहा हाउ डू स्ट्रक्चर एंड क्लासेस इन C++ डिफर्स, तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज माय क्वेश्चन नंबर 103। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। व्हेन द मेल सर्वर सेंड्स मेल टू अदर मेल सर्वर इट बिकम्स व्हाट। एक मेल सर्वर दूसरे मेल सर्वर को अगर मेल सेंड कर रहा है तो वो हो जाएगा हमारा क्या? SMTP क्लाइंट, राइट। आई मूव टू द नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ IPv6 एड्रेस, ये 128 बिट होता है, तो 32 नहीं है, 64 नहीं, 256 नहीं। करेक्ट आंसर है नन ऑफ द अबव। IPv6 का एड्रेस क्या होता है? 128 बिट, याद रखिएगा। अगला है व्हाट इज द यूज ऑफ iOS ट्रंक।
तो ये iOS फाइल हैंडलिंग की बात हो रही है C++ में। इनपुट आउटपुट स्ट्रीम जब आप यूज कर रहे हो तो ट्रंकेट के द्वारा आप क्या करते हो, किसी भी फाइल को इनपुट में करते हैं, नहीं। टू ओपन ए फाइल इन आउटपुट नहीं, टू ट्रंकेट एन एग्जिस्टिंग फाइल टू 0 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। विच लेयर ऑफ द TCP/IP स्टैक कोरेस्पॉन्ड टू द OSI मॉडल ट्रांसपोर्ट लेयर? इनमें से कौन सा द लेयर है TCP/IP का विच कोरेस्पॉन्ड टू द OSI मॉडल? होस्ट टू होस्ट, एप्लीकेशन, इंटरनेट, मोर देन वन, नन ऑफ द अबव? आई थिंक इट इज ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेट। विच लेयर ऑफ द TCP/IP stack correspond to the OSI model transport layer? host to host, application, internet। तो यहां पर होगा करेक्ट आंसर होस्ट टू होस्ट। मूव टू द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इट इज नॉट पॉसिबल टू कंबाइन 2 और मोर फाइल्स ओपनिंग मोड इन ओपन मेथड। बिल्कुल, जब आप ओपन करोगे तो 2 फाइल को कंबाइन नहीं कर सकते, बिल्कुल सही है। इट इज पॉसिबल टू कंबाइन 2 और मोर फाइल ओपनिंग मोड इन ओपन, ये गलत स्टेटमेंट है। iOS इन और iOS आउट आर इनपुट एंड आउटपुट फाइल ओपनिंग मोड, बिल्कुल सही है ये भी। तो यहाँ पे बोल रहे हैं करेक्ट के बारे में, तो ये दोनों ही करेक्ट हो गए। तो मतलब इसमें करेक्ट आंसर होगा 1 और 3, राइट? ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिगार्ड टू द पिंग कमांड? पिंग कमांड के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है? पिंग स्टैंड फॉर पैकेट। देखो, पिंग कमांड जनरली तो डिवाइस की कनेक्टिविटी हम चेक करते हैं, तो पिंग स्टैंड फॉर पैकेट इंटरनेट जनरेटर, बिल्कुल गलत है। आई थिंक पैकेट इंटरनेट, इट्स नॉट जनरेटर, इट इज ग्रॉपर। ये ध्यान रखिएगा, ग्रॉपर होता है इसका, GROPER। तो ये गलत हो गया। द पिंग कमांड चेक्स द पोर्ट लेवल कनेक्टिविटी बिटवीन सोर्स डेस्टिनेशन। पोर्ट लेवल कनेक्टिविटी इट इज सेइंग, सो इट्स नॉट पूरी तरह से सही। अगला ऑप्शन देखिए, पिंग समराइजेस द पैकेट लॉस एंड राउंड ट्रिप डिले बिटवीन 2 IP एंडपॉइंट्स। तो पिंग समराइजेस द पैकेट लॉस, तो जब आप पिंग करते हो तो ये एक्चुअली आपको पैकेट लॉस और राउंड ट्रिप डिले के बारे में बताता है, जो कि बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 109 इज ऑप्शन नंबर सी। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ए फंक्शन दैट टेक्स पॉइंटर टू ए फ्लोट, आर्ग्यूमेंट है, मतलब कोई एक फंक्शन है f, तो ये कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट फॉर फंक्शन दैट टेक्स पॉइंटर टू ए फ्लोट? तो स्टार हम मान लो P1 लिए, ये पॉइंटर टू फ्लोट हो गया। देन उसके बाद पॉइंटर टू ए कैर, मतलब पॉइंटर टू ए कैर, P2 हो गया, ये हो गया। एंड रिटर्न से पॉइंटर टू इंटीजर, मतलब पॉइंटर टू मान लो ये रिटर्न टाइप हो गया स्टार, और ये क्या है आपका इंटीजर है। तो इंट स्टार यहां पर भी है, लेकिन यहां पे फ्लोट पॉइंटर ही है, जबकि कैर पॉइंटर टू पॉइंटर है ना, देन उसका कैर। करेक्ट आंसर इंट स्टार, देन फंक्शन, देन फ्लोट स्टार, देन कैर स्टार इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। आई मूव टू द नेक्स्ट। द प्राइवेट की इन एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी इज केप्ट बाय सेंडर एंड रिसीवर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिसीवर। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट नाउ। यहां पर आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 112। यहां पर एक C++ का कोड है, यहां पर ये फैक्टोरियल का कोड है जिसमें रिकर्शन है। यहां पर कंडीशन a इज ग्रेटर देन 1 है, रिटर्न कर रहा है a इंटू फैक्टोरियल a+1। तो ये तो भाई इंटीजर हमने लिया ना, यहां पर देखो लॉन्ग नम 3 नम है, फैक्टोरियल को कॉल किया, तो यहां पर ये ग्रेटर देन 1 है इफ, और a इंटू a+1 हमने कर दिया ना, तो भाई अगर 3 डालोगे तो ये 4 5 6 बढ़ता चले जाएगा। तो एक स्टेज ऐसी आएगी जहां पर ये मेमोरी को सही तरीके से पॉइंट ही नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार का जो कोड आपने लिखा, इसको थोड़ा छोटा कर दो तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो इसमें क्या आएगा, एक्चुअली सिगमेंटेशन फॉल्ट आएगा, राइट? तो ये रॉन्ग मेमोरीज को क्या करेगा, पॉइंट करना शुरू कर देगा एक टाइम के बाद में, इंटीजर के बाद। सो ये हुआ इसका करेक्ट आंसर, राइट? आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 113। यहां पर ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर मस्ट बी सपोर्टेड बाय एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू बिकम प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कब होगी? जब वो इनकैप्सुलेशन को सपोर्ट करे, इनहेरिटेंस को करे, पॉलीमॉर्फिज्म को करे, मोर देन वन, नन ऑफ द अबव। तो मोर देन वन आएगा, क्योंकि इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म सब कुछ होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटेक्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस में पहले लेते हैं डिराइव क्लास, तो ये गलत हो गया। बी जो है डिराइव क्लास के बाद कोलन लगा के एक्सेस स्पेसिफायर बेस क्लास नेम, बिल्कुल सही है।
क्लास के बाद डिराइव्ड क्लास नेम बिल्कुल सही है। देन एक्सेस स्पेसिफायर की जगह ये बेस क्लास नेम बोल रहा है सीधे सीधे, तो ये भी आइडियली देखोगे तो सही है, लेकिन इसको सही नहीं माना गया है किताबों में। लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप करके देखेंगे तो ये बिल्कुल सही चलता है। अब थ्योरी के हिसाब से देखोगे तो केवल ऑप्शन बी को हमको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, छोड़ दीजिए ऑप्शन सी को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 115, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन। एक्चुअली में समस्या क्या है कि ये जब से ये कोड ब्लॉक और ये दुनियादारी आ गई है, तो इतना कुछ उसमें छेड़छाड़ कर दिया गया है, जिसकी वजह से वहां पे हो सकता है कोड ब्लॉक में इस कोड को रन करोगे तो आपको स्पेसिफायर जब तक नहीं दोगे यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट तो चले गए। जबकि अगर नियम के अनुसार अगर आप देखोगे तो अगर आप कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं देते हो डिराइव करते समय तो वो प्राइवेट हो जाते हैं। जो भी बेस क्लास के मेंबर होते हैं वो कहां पे पहुंच के डिराइव क्लास में। आगे बढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ इज अंडरस्कोर एरे। इज अंडरस्कोर का कौन सा सही डेफिनेशन है? इट चेक्स दैट द स्पेसिफाइड वेरिएबल, थोड़ा छोटा कर देते हैं, इट चेक्स दैट द स्पेसिफाइड वेरिएबल इज ऑफ द एरे और नॉट। ठीक है, इट चेक्स दैट द स्पेसिफाइड एरे इज ऑफ सिंगल डायमेंशन और नॉट, ये थोड़ा सा डाउट है। इट चेक्स दैट द स्पेसिफाइड एरे इज ऑफ मल्टी डायमेंशन और नॉट। तो इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन। तो करेक्ट डेफिनेशन क्या है? पहला है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन है 116 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द क्लास एंड ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ इट्स क्लास। क्लास के बारे में बात कर रहा है, ऑब्जेक्ट इंस्टेंस होता है, बिल्कुल सही है। क्लास इंस्टेंस होता है, बिल्कुल नहीं। एन ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंस ऑफ द डेटा टाइप ऑफ दैट क्लास। ऑब्जेक्ट जो होता है वो किसी द इंस्टेंस ऑफ द डेटा टाइप ऑफ दैट क्लास इज ऑल्सो रॉन्ग। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, राइट, दैट इज 116A. Now move to question number 117, which of the following can be used to create an abstract class in the C++ programming language. Abstract class बनाने के लिए क्या चाहिए? By using the pure virtual function, बिल्कुल सही है। By declaring the virtual function, not. By declaring the virtual keyword, not. So the correct answer is option number A, by using the pure virtual function. That is option number A. Let's move to the next question. यहां पर ये बोलता है that which of the following statement is correct. You know the about the C++ programming. So in C++, both the static and dynamic type checking is allowed, right? In C++, member functions are allowed to be of the type constant. This is wrong because function को आप constant कैसे बनाएंगे? In C++, dynamic checking is allowed. It's okay, but the thing is static और dynamic दोनों ही checking इसमें correct होती है. So कौन सा correct है? That is option number A. I move to the next now. Which feature of OOP is indicated by following code? आपने एक क्लास बनाई स्टूडेंट, टॉपर लिया जिसको आपने स्टूडेंट से डिराइव किया है। इनहेरिटेंस आप दिखा रहे हो, अब इनहेरिटेंस है तो देखिए आप यहाँ पे डिफॉल्ट इसको क्या कर दिया आपने, इनकैप्सुलेट कर दिया। बाय डिफॉल्ट ये प्राइवेट हो गया, तो इनकैप्सुलेशन और इनहेरिटेंस दोनों हो रहा है। इनहेरिटेंस पॉलीमॉर्फिज्म नहीं है, पॉलीमॉर्फिज्म भी नहीं है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल एलिमेंट इज द प्राइमरी एलिमेंट इन कंप्यूटर चिप्स। सो वी ऑल नो दैट कि कार्बन सिलिकॉन में नेचुरल एलिमेंट जो होता है दैट इज ऑलवेज योर सिलिकॉन। Alright, so this is how we all can understand, the answer of all these questions of, the BPSC Tree 1.0 PGT Computer Science question paper. उम्मीद करता हूँ ये आपको हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन में जो फर्दर अभी आपका PGT कंप्यूटर साइंस का एग्जाम है। इसी उम्मीद के साथ आज का सेशन यहीं तक। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर करिए, चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा। बाकी की जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप जरूर चेक कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।